वैसे साहब फरमाइएगा, एक तो आप क्योंकि एविएशन से भी आपका ताल्लुक रहा है, ये जो सारा अटैक हुआ इसको ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए सिंपल करके बताइएगा कि यूएस ने किस तरह, कौन सी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए इतनी लंबी फ़्लाइट कैसे ली उनके जहाज़ों ने, कहीं तो रिफ्यूलिंग की होगी, ये क्या हुआ था सब? इन्होंने स्टेट में जो इनकी बेसिस हैं बे ऑफ बंगाल में, वहां से इनके ये सारे जहाज जो थे वो खड़े थे और बे ऑफ बंगाल से ये उड़े हैं। और इन्होंने भारत का जो है वो इन्होंने एयर स्पेस ली है और भारत की एयर स्पेस यूज करते हुए ये अरेबियन सी से पाकिस्तान की एयर स्पेस को अवॉइड करते हुए ये सीधे ईरान के अंदर दाखिल हुए हैं। और उधर जाके इन्होंने तीनों जो टारगेट्स थे, जो तीनों न्यूक्लियर साइट्स थी, उनको एंगेज करने की कोशिश की है। अब इसमें देखने की बात ये है कि हम तो डे वन से ये जानते हैं कि भारत का जो थ्रू आउट इसमें इजराइल के साथ जो गठजोड़ था वो किस तरह खुल के सामने आया है और किस तरह इन्होंने ईरानी गवर्नमेंट को दोस्ती का झांसा देके ये बिल्कुल इन्होंने भारत ने इंडिया के साथ इस तरह किया है कि एक गरीब आदमी, मिस्कीन आदमी जो डूब रहा था इक़्तिसादी पाबंदियों से, और उसको दोस्ती का झांसा दे के इन्होंने उसकी तरफ हाथ खड़ा किया उसको बचाने के लिए, और उससे तेल खरीदने के चक्कर में ये घुसे और उसके बाद फिर चाबहार की पोर्ट का इन्होंने लिया और रॉ ने सारा ऑपरेशन अपने अंडर डिस्गाइज में मुसाद को एंटर किया और मुसाद ने फिर अंदर घुस के सारा उनका इंटरनल सिस्टम जो है, आज जितनी भी फर्स्ट ईयर उनकी शहीद हुई है उसके पीछे सारा ये रॉ का प्लान था और रॉ का इतने सालों का पूरा नेटवर्क था जिसने मुसाद को हेल्प आउट किया है। और आज भी ये साबित हो गया है कि जिस तरह उनके B-2 बॉम्बर्स जो हैं और उनके मिसाइल जो हैं वो जिस तरह भारत ने अपनी एयर स्पेस बेची है ट्रंप के आगे, और जितना ये वावेला मचा रहे थे इतने दिनों का कि ट्रंप जो है वो भारत के साथ जो है सुतेलू वाला क्या क्यों सलूक कर रहा है, तो बेसिकली सारा एक टोपी ड्रामा था। ये सारी सिहोनी और हिंदुआता कॉम्बिनेशन का पूरा प्लान है। आप इस अगर प्लान को समझना चाहते हैं तो लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। जब इजराइल बिल्कुल बना और बिल्कुल मिस्टर साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, और इवन प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ईरान के ऑप्शंस क्या है, मैं मिलिटरीली अप्रोच आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले ज़ीशान साहब आपकी तरफ आऊंगा। मैं यही जानना चाहूंगा कि जो रशिया का दौरा अब्बास अरागची साहब कर रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका 1 मिनट लूंगा। पहली बात तो ये है कि जो मजहबी रुख जो हम देते हैं ना हर चीज़ को, इसको ज़रा हमें सोचना चाहिए। पहली बात ये कि OIC ने अभी तक क्या किया सिवाय मजम्मत के। अर्दोआन साहब की मैंने सुनी वो तकरीर, वो कहते गए आखिर में सबके नाम लिए इस दारुल हुकूमत, और उनमें से एक दारुल हुकूमत जो है आपकी दोहा है, कतर है, वहाँ सेंट कमांड मौजूद है। अब आम आदमी को नहीं पता। आप उम्मा की बात करते हैं, उम्मा जो है वो कब एक पेज पे मौजूद रही है। आप अगर देखें उसमें सऊदी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे जब वो अर्दोआन साहब ये बोल रहे थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखें, वो तो इस तरह देख रहे थे क्या कह रहा है भाई, ये मेरा ओपिनियन है। यानी बॉडी लैंग्वेज आप देखें ना इसमें। और तीसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो देखें कि इस वक्त रशिया तो बड़ा खुश है। यानी ऑयल प्राइसेस जो है वो पता नहीं कहाँ जा रही हैं। हम तो यहाँ सुन रहे हैं $8 या $10 पे पहुंच जाएंगी, और ट्रंप उसको कह देंगे आके कि भाई ये तो शॉर्ट टर्म पेन है, जैसे वो टैरिफ के ऊपर भी कह रहे थे। और लॉन्ग टर्म तो हम देखें अमेरिका को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। लेकिन जारी बात है उसकी पॉलिटिकल प्राइस इनको पे करनी पड़ेगी 2026 में। अब चंद महीने रह रहे हैं क्योंकि 6 महीने तो हो ही गए इस साल को, और 2026 में मिड टर्म इलेक्शन है जो ट्रंप डेफिनेटली बुरी तरह जो है हारेंगे जो कांग्रेस है उसके अंदर। लेकिन जब तक क्या हो जाएगा ये हमें नहीं पता। अब मैं आपके जो सवाल है उसकी तरफ आता हूँ। देखें, यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो ईरान है ये जब जा रहे हैं तो ये किस पॉइंट पर जा रहे हैं रूस से मिलने। रूस ने तो अभी तक ईरान की क्या मदद की है, यानी अभी तक जो हमला हुआ है ना, पुतिन ने कोई ऐसा खुल्लम खुल्ला कहा। सीरिया पुतिन ने कहा था ना मैं सालसी कराने के लिए तैयार हूं, बाद में कहा कि मैं मशरक़ वस्ता में इंगेज नहीं होऊंगा। हाँ, तो यही तो पॉइंट है, क्यों नहीं होंगे भाई आप एंगेज। आप इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको कुछ और जो है शाइनी रॉक जिसको हम कहते हैं कि खूबसूरत कोई दिखाया गया है
कि भाई आपको ये दिया जाएगा, ये क्या पीछे बिहाइंड द सीन डील्स हुई हमें नहीं पता। जो आप देखें सीरिया, ये भी किसका एलाई था? बशर अल असद जो है एयर स्पेस बंद की हुई थी उसने। वहां पर आपके ये जो आए हैं शरा जिनका नाम है, और ये जो खुद पहले एक बहुत खतरनाक किस्म का ये एक दहशतगर्द था बेसिकली, जिसका आईसिल और उससे ताल्लुक था, और जिसको मैं समझता हूँ बहुत से जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी ये बोल रहे हैं, और इसके ऊपर एडिटोरियल भी लिखे गए हैं कि क्या पता इनको जो है अब ट्रेन करके वहाँ पे ले आए हैं वो, और आराम से वो बैठे हुए थे एमबीएस के साथ, और अर्दोआन बैठे हुए थे, और तीनों बात कर रहे थे बैठे हुए तीन। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, अर्दोआन साहब जो हैं इतने अरसे से शोर मचा रहे हैं, अभी तक उन्होंने इसराइल पर क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। तो सवाल ये है कि ट्रंप को भी ये बातें पता है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड और जो मुस्लिम उम्मा जिसको हम कहते हैं, मैं आप और जो हमारे गेस्ट हैं सारे, डेफिनेटली हम इस पॉइंट के ऊपर, इस कॉमन पॉइंट के ऊपर अवामी लेवल पे तो हम सब साथ हैं। लेकिन जहां फैसले होते हैं वो अपनी पावर को देख रहे हैं, वो अपने डिफरेंट इंटरेस्ट को देख रहे हैं, नेशंस के इंटरेस्ट्स होते हैं, और उन इंटरेस्ट्स को बिल्कुल इस तरीके से आजकल की जो मॉडर्न इकोनॉमी और मॉडर्न स्टेट्स बन चुकी हैं, जो 1945 के बाद लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस के बाद जो ये एक सिस्टम आया, वो इंटरनेशनल रूल बेस पे था, वो भी हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब मजीद यूनिलैटरल अप्रोचेस आ रही है। तो ईरान के पास सिर्फ यही है कि भाई पुतिन साहब प्लीज थोड़ा सा आप हमें कुछ करके करें, और पुतिन जो है वो कितनी इनको लिफ्ट नहीं, कराएंगे। लेकिन एक ये है कि समटाइम किसी बयान का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अब इसराइल इतने अरसे से लगा हुआ था, तो इसराइल अकेला तो नहीं था, यूएस था, और यूएस को खुद आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर वो जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई शायद इम्पैक्ट आ सकता है। अब देखते हैं, कल मुलाकात होती है तो क्या आता है। मेसन साहब, मिलिटरली क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा जीशान साहब, ये बताइएगा कि एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि मिलिटरली क्या ऑप्शंस हैं, दूसरा रशिया के साथ है। क्या जिस तरह इसराइल को आपको लगता है कि सरप्राइज किया था इस तमाम तर दौरानिए के अंदर ईरान ने, इन 11 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर, जब तक वो उसके साथ वॉर लड़ता रहा, तो यूएस को भी सरप्राइज करने का शायद उनके पास कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद हो जिससे यूएस को वो सरप्राइज कर सकें अपने जवाबी वार में? कर सकते हैं, और इसी वजह से जो वर्स्ट केस सिनेरियो है इसके ऊपर बात शुरू हो गई है कि अमेरिका को अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के सदर ने एक ऐसा एक कदम उठाया है कि जिसके बाद इट कुड बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। क्योंकि उसकी वजह ये है कि बंकर्स के अंदर और बेसमेंट्स के अंदर जो है वो इजरायली सिटीजन जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कह रहे हैं हम क्या जिंदगी भर बंकर्स में रहेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह के बम जाके गिरे हैं और बड़ी प्रिसाइज लोकेशंस पे ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो हमले किए हैं, उससे उन्होंने जो ये साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि हम सबक सिखा सकते हैं, उन्होंने सिखाया। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा बिहाइंड, यानी 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स पीछे लेके देखें। ये जो एक इशू इस वक्त आ गया है वो ये आ गया है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो अभी भी यूनाइटेड नहीं है। वो इसलिए यूनाइटेड नहीं है क्योंकि अगर यूनाइटेड होती तो आप बयानात नहीं देते, आप बयानात के साथ साथ एक्शन करके भी दिखाते हैं। वो एक्शन अभी तक कहीं पे भी एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है कि ईरान के साथ कोई एक भी मुस्लिम मुल्क खड़ा, कोई एक भी, इवन ईरान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के तो बॉर्डर में मिलता है। तो क्या पाकिस्तान खड़ा है? नहीं खड़ा। जबकि सबको ये बात पता है कि पाकिस्तान जो है वो भी निशाने पर है, आज नहीं तो कल।